गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं बिना कुछ समय खराब किए हुए। आपके सामने आज एक छोटा सा मैं पैसेज लेकर के आया हूं। ठीक है, तो ये हम लोग समझने की कोशिश करेंगे किस प्रकार से आप इसको देख पाएंगे। अब आप देखिए यहाँ पर एक चीज देखिए। इन ब्रिटिश डेज इंडिया वॉज नोइंग लाइक अ कंट्री ऑफ महाराजाज, snake charmers and beggars, while a first two species is almost extinct. Beggars are surviving, perhaps on adopting Darwin's theory of survival. अब एक चीज आप देख पाएंगे कि ये जो मैंने बताया है आपको, ये समझ में तो आ गया आपके, बिल्कुल समझ में आ गया। मैं आपके सामने एक चीज साबित करना चाहता हूं कि आपके बिल्कुल समझ में आ गया। इन ब्रिटिश डेज, ठीक है, मैं आपको यह फर्क कुछ बताना चाहता हूं जो मैं आपको यहां से यहां तक आने के बाद में ही समझा पाऊंगा। इस बात को बहुत ज्यादा ध्यान से समझने की जरूरत है। जो मैं आपको कह रहा हूं कि मैं छोटा सा आपके सामने ये एक पैराग्राफ इसीलिए लेकर के आया हूं क्योंकि ये मैं यहां तक आऊंगा ना, तब तक आपको मेरे जो औचित्य है, जो मेरा ऑब्जेक्टिव है, जो मेरा कारण है कि आज मैंने इसको ही क्यों चुना, इतने से छोटे से पैराग्राफ को, कि मैं आपको कुछ ऐसी बात बताना चाहता हूं जो कि मैं अभी बोलूंगा ना तो आपके शायद समझ में आए या किस तरीके से आए ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जब मैं यहां से यहां तक पहुंच जाऊंगा तब आपको मेरे कहने का जो तात्पर्य है वो समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो बिना कोई देरी किए हुए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ब्रिटिश काल में, ब्रिटिश के काल में, यानी जब ब्रिटिशर्स जब थे, इंडिया वॉज नोइंग लाइक अ कंट्री, इंडिया को एक ऐसा कंट्री माना जाता था, एक ऐसा देश माना जाता था कि जहां पर जो महाराजाज होते हैं ना, वो होते हैं महाराजा, यानी राजा महाराजा होते हैं, जहां पर स्नेक चार्मर्स होते हैं, जहां पर सपेरे होते हैं और जहां पर भिखारी होते हैं। वाइल अ फर्स्ट टू स्पीशीज इज ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट। हालांकि जो शुरू के जो दो स्पीशीज हैं वो लगभग लगभग इज एक्सटिंक्ट, मतलब वो, आप देखिए आज की तारीख में ना तो महाराजा मिलते हैं, यानी राजा वगैरह नहीं मिलते हैं, और दूसरा स्नेक चार्मर्स यानी जो सपेरे जो होते हैं ना वो भी गायब होते जा रहे हैं, देखने में आमतौर पर नहीं मिलते। ठीक है ना, तो ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट मतलब ये लोग विलुप्त होने की कगार पर हैं। कौन से? महाराजा और स्नेक चार्मर, ये दोनों विलुप्त होने की कगार पर हैं। हम इनको देख नहीं सकते। महाराजा हम लोग आज भी देखते हैं कि रियासत होती है, राजपूती रियासत होती है या मारवाड़ कोई भी रियासत होती है, उसमें महाराजा ये महाराजा वो, लेकिन आज कोई महाराजा गद्दी पे बैठा हुआ दिखाई नहीं देता। आज महाराजा के नाम पर प्रधानमंत्री होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं, राज्यपाल होते हैं, या सबसे पहले क्या होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, आज हमें महाराजा राजा महाराजा उस टाइप से दिखाई नहीं देते जैसे होने चाहिए थे, जिस तरह से पहले हुआ करता था। ठीक है, महाराजा या बादशाह या सुल्तान जो भी है, ये महाराजा मतलब उसी कैटेगरी को बोलते हैं। जैसे होता है ना पेशवा और ये वो सब महाराजा ही हुआ करते थे। जो किसी देश को संभालता था उसको हम महाराजा बोलते थे। ठीक है, ये नहीं है आज की तारीख में। स्नेक चार्मर्स यानी सपेरे हैं वो भी नहीं देखने को मिलते हैं, है ना। यहाँ की बात करें कि जबकि जो पहली जो दो स्पीशीज है, एक पहली, ये दूसरी और ये तीसरी, तीन लोगों के बारे में बात की ना, यानी महाराजा, सांप पकड़ने वाले और भिखारी। तो जो पहली जो दो स्पीशीज हैं यानी महाराजा और सांप पकड़ने वाले, ये लगभग लगभग ये दोनों जो प्रजातियां हैं ये है ना, ये लगभग लगभग विलुप्त हो चुकी हैं, यानी आज की तारीख में दिखाई नहीं देती हैं। इज ऑलमोस्ट extinct. Beggars are surviving, perhaps on adopting Darwin's theory of survival. Beggars, जबकि जो भिखारी हैं, are surviving, perhaps on, है ना, adopting Darwin's theory of survival. यानी बेगर्स आज भी जिंदा है, भिखारी आज भी जिंदा है, शायद डार्विन की जो चार्ल्स डार्विन की थ्योरी थी कि भाई जो सरवाइव वही करता है, जिंदा वही रहता है जो फिट होता है। इसका मतलब क्या है, भिखारी ज्यादा फिट है क्योंकि भिखारी आज भी सरवाइव करते हैं। भिखारी फिट है ना, जो आदमी फिट है वो जिंदा है। आप देखिए महाराजा फिट नहीं थे इसलिए आज की तारीख में हमें दिखाई नहीं देते। सपेरे हैं वो भी फिट नहीं थे शायद इसीलिए दिखाई नहीं देते, लेकिन जो भिखारी लोग हैं कितने ज्यादा फिट हैं कि आज की तारीख में हमें भिखारी भिखारी चारों तरफ दिखाई देते हैं, है ना। भाई चारों तरफ भिखारी भिखारी है, वास्तव में जो कटोरा लेकर के भीख मांगता है वही भिखारी नहीं होता, और वैसे भिखारी भी बहुत है। आप कहीं भी चले जाओ आपको मांगने वाले मिल जाएंगे, ट्रेन में, बस में, रोड पर, चौराहों पर भिखारी है। और उनसे कई ज्यादा भिखारी वो है कि जो
आपको समझ गए ना, बड़े बड़े जो लोग होते हैं वो किस तरीके से भीख मांगते हैं अलग अलग टाइप से, डोनेशन के नाम पर या कोई भी चीज है, ज्यादा हम नहीं बोलना चाहेंगे, आप समझते हैं उस बात को। इसका मतलब भिखारी जो होते हैं ना, वो फिट है क्योंकि वो आज की तारीख में सरवाइव करते हैं। यहां से लेकर के यहां तक आपको ये पैराग्राफ पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। अब देखिए, वही चीज है कि समझ में तो ये आ गया और आपके दिमाग में बढ़िया तरीके से समझ में आ गया। ये अगर अकेले में भी अगर आप देखते तो ये पैराग्राफ शायद आपको ऐसे ही समझ में आता जैसा कि मैंने आपको समझाया, बिल्कुल समझ में आ जाता, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं थी इसको समझने में, ये बिल्कुल समझ में आ गया होता आपके, कोई दिक्कत नहीं थी, है ना। लेकिन बात क्या है, सिर्फ समझने से नहीं होती है, संदर्भ आपको समझ में आ गया, इसका पूरा का पूरा संदर्भ, पूरा इसका सार समरी समझ में आ गई। लेकिन क्या सार और संदर्भ, सार और जो संदर्भ होता है ना वो साहित्य की बात होती है, लेकिन अब हम व्याकरण की बात करेंगे ना, तो क्या व्याकरण इसकी सही है क्या? क्योंकि जो भाषा होती है ना वो दोनों तरीके से चलनी चाहिए, एक साथ उसका व्याकरण भी सही होना चाहिए और उसका साहित्य भी सही होना चाहिए। यहां पर आपने देखा कि साहित्य तो सही है, लेकिन क्या आप इसका व्याकरण देखते हैं, व्याकरण साहब इसका बिल्कुल गलत है। व्याकरण क्या है, बिल्कुल गलत है। यहां पर एक जो है ना वो मैं साहित्य व्याकरण की बात कर रहा हूं और दूसरा जो है मैं साहित्य की बात कर रहा हूं। मैं पहले ग्रामर को ही रखता हूं, क्योंकि गाड़ी आप चला रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन गाड़ी में ब्रेक नहीं है तो कितनी बुरी बात है। कि सिर्फ गाड़ी चला लेने से ही गाड़ी चलाना नहीं होता है, गाड़ी के अंदर ब्रेक देखा जाता है, पेट्रोल देखा जाता है, मतलब फ्यूल देखा जाता है। फिर हमें गाड़ी को चलाने के लिए ट्रैफिक के नियम भी पता होने चाहिए और हेलमेट वगैरह भी लगाना चाहिए, हमको लाइसेंस भी साथ में रखना चाहिए। उसको बोलते हैं असली गाड़ी चलाना। ये मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपको गाड़ी चला रहे हैं, अंदाजे से गाड़ी चला रहे हैं। अब सही तौर पर गाड़ी चलाना, अगर आप वास्तव में गाड़ी चलाना जानते हैं, अगर अच्छे परफेक्ट ड्राइवर हैं, तो आपको गाड़ी कैसे चलाई जाए ये तो पता है ना, कैसे चलाई जाए ये मालूम है ना। लेकिन आपको उसके रूल्स भी तो पता होने चाहिए ना। अब आप बताइए, ये ट्रैफिक रूल की मैं बात करूं ना एक एक लाइन की, तो इसमें गलतियां हैं। चलिए अब हम देखते हैं वो क्या गलतियां हैं और हम इसको कैसे सही करेंगे। इन ब्रिटिश डेज, बिल्कुल सही, ब्रिटिश डेज, यानी जो ब्रिटिशर्स थे उनके दिनों में, इंडिया वॉज नोइंग लाइक अ कंट्री। इंडिया वॉज नोइंग, नोइंग कभी नहीं होता, आईएनजी नहीं आएगा। इंडिया वॉज नोन, KNOWN, इंडिया को जाना जाता था, इंडिया वॉज नोन। और नोइंग ये वर्ब ऑफ परसेप्शन है। जो वर्ब दिखाई नहीं देती है, जो वर्ब सिर्फ महसूस होती है, फील होती है, ऑब्जर्व होती है, उन वर्ब को हम कभी भी आईएनजी के साथ में नहीं रख सकते अगर हम उसको मेन वर्ब में रखते हैं तो। यहां पर नोइंग है वो मेन वर्ब है, ठीक है, नोइंग है वो मेन वर्ब है, और नोइंग कभी भी मेन वर्ब नहीं हो सकती है, थिंकिंग कभी मेन वर्ब नहीं हो सकती है, ठीक है। क्योंकि ये जो वर्ब है ये मानसिक वर्ब है, मन से जुड़ी हुई वर्ब है। नो, मैं उसको जानता हूं, मान लीजिए आप ये बोलते हो, तो जानने का कोई मीनिंग आपके दिमाग में बन रहा है क्या? बन रहा है, लेकिन आप उसकी पिक्चर बना पा रहे हो कि आंख मीच करके आप ये सोचो कि जानने की क्या पिक्चर होती है। जानने की कोई पिक्चर नहीं होती है दिमाग में, क्योंकि जानना जो है वो फिजिकल वर्क नहीं है, वो फिजिकल एक्शन नहीं है, वो मेंटल एक्शन है। आप खेलने की वर्ब की आंख में पिक्चर बना सकते हो, वो खेलता है, आप आंख मीच लो तो आपको खेलता हुआ दिखाई दे जाएगा, वो चलता है, पैरों की शक्ल आ जाएगी, है ना। लेकिन यहां पर जानने की क्या शक्ल आएगी दिमाग में? कोई शक्ल नहीं आएगी। तो कोई भी ऐसी वर्ब जो मन से जुड़ी हुई होती है, फीलिंग से जुड़ी हुई होती है, परसेप्शन से जुड़ी होती है, अलग अलग टाइप की इंद्रियों से जुड़ी हुई होती है, ये इंद्रिय है, दिमाग से जुड़ी हुई वर्ब है ना। फील है वो हार्ट से जुड़ी हुई वर्ब है। तो जो इंद्रियों से जुड़ी हुई वर्ब होती है ना, तो वो जो वर्ब होती हैं जो कि महसूस करने में आती है ना, उनको हम आईएनजी में नहीं लिख सकते हैं। अगर हम उनको मेन वर्ब सीरीज में लिखते हैं, यहां पर, यहां से लेकर यहां तक देखिए, पूरा जो सेंटेंस है यहां तक, उसमें मेन वर्ब ये है। मेन वर्ब कभी भी आईएनजी नहीं आ सकती है अगर वो मानसिक एक दशा को बता रही है तो। यहां पर नो भी नहीं आ सकता था, क्योंकि ये सेंटेंस जो है ना ये पैसिव सेंटेंस है। इंडिया को जाना जाता था, इंडिया खुद को जाना जाता था, इफेक्ट इंडिया के ऊपर ही आ रहा है। किसको जाना जाता था? इंडिया को जाना जाता था, भारत को जाना जाता था, तो यहां पर थर्ड फॉर्म आएगी।
वॉज यानी बी का फॉर्म है तो यहां नोन आएगा, नोन। अब यहां पर लाइक नहीं आ सकता, नोन के बाद में एज आता है, एज। एक कंट्री, एक ऐसा देश है ना, एक ऐसा राष्ट्र ऑफ महाराजाज, स्नेक चार्मर्स एंड बैगर्स। ठीक है, स्नेक चार्मर्स। अब यहां पर चाहिए तो अपन कैपिटल एम भी लगा सकते हैं, वैसे ठीक है, महाराजाज स्पेलिंग भी गलत नहीं है, यहां चाहे तो हम कैपिटल एम लगा सकते हैं, लेकिन कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, महाराजाज ऐसे भी चलता है, स्मॉल एम से भी चलता है, कैपिटल से भी चलता है। स्नेक चार्मर्स एंड बैगर्स बिल्कुल सही है। वाइल अ फर्स्ट टू स्पीशीज, है ना, वाइल अ फर्स्ट, फर्स्ट से पहले ए नहीं आएगा, क्या आएगा, दी। वाइल दी फर्स्ट टू स्पीशीज, हम तीन लोगों की बात करी, एक दो और तीन, कितने लोगों की बात करी, तीन, राजा, राजाओं की बात करी, सपेरों की बात करी, स्नेक चार्मर्स और भिखारियों की बात करी। अब इन तीनों में से हम दो दो चीजों को चुन रहे हैं, कौन सा, महाराजा और स्नेक चार्मर की बात कर रहे हैं ना यहां पर टू। तो अब हमको तीन में से कोई दो चुनने हैं, तो जब हमको तीन में से कोई दो चुनने होते हैं यानी हम उनको खास समझ रहे हैं, जब हम खास की बात करेंगे तो यहां पर ए की जगह क्या आएगा, दी आएगा। वाइल दी फर्स्ट टू, दी, ए की जगह क्या आएगा, दी फर्स्ट टू स्पीशीज। अब आप देखिए यहां पर स्पीशीज, अब यहां पर दो की बात हो रही है तो ये क्या आना चाहिए, इज आना चाहिए या आर आना चाहिए, आर। ठीक है, और ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट, वो विलुप्त होने की कगार पर है ना। beggars are surviving perhaps on adopting, perhaps। अब आप देखिए क्या यहां पर कोई गलती है, ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट, टू स्पीशीज आर ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट। अब आप देखिए क्या यहां पर कुछ आना चाहिए, यहां आना चाहिए, इससे पहले देखिए कॉमा के बाद में बेगर्स आ रहा है, यहां पर क्या होगा, क्या आना चाहिए, यहां तो या तो यहां आना चाहिए बट, या यहां आना चाहिए स्टिल, क्योंकि यहां पर ये अलग कैटेगरी हो गई है, कौन सी ये, लेकिन बैगर्स एक अलग चीज बता रहे हैं, तो इसके बीच में एक शब्द ऐसा आना चाहिए जो कि इनके बीच में एक एक डिफरेंस पैदा कर सके। आप इसको हिंदी में भी बोलिए ना कि दो स्पीशीज, दो प्रजाति तो विलुप्त होने की कगार पर हैं, मगर, यहां पर मगर आना चाहिए, मतलब फिर भी, मगर या लेकिन, तो फिर भी, मगर या लेकिन का मतलब बट, स्टिल या हाउएवर से होता है, तो यहां पर इस पॉइंट पर हाउएवर आना चाहिए। बैगर्स, बैगर्स आर सर्वाइविंग, बैगर्स, लेकिन आज भी बैगर्स जो है ना वो सर्वाइव कर रहे हैं। परहैप्स शायद, ऑन एडॉप्टिंग, परहैप्स ऑन एडॉप्टिंग। अब यहां पर देखिए ऑन सही है या क्या है, क्या होना चाहिए, यहां पर ऑन की जगह पर अगर आप लिखेंगे परहैप्स बाय अडॉप्टिंग, ऑन एडॉप्टिंग थोड़ा सा सही है, लेकिन बाय अडॉप्टिंग पूरी तरीके से सही। परहैप्स बाय अडॉप्टिंग, किस चीज को अडॉप्ट, अडॉप्ट करके, डार्विन्स थियरी ऑफ, यहां पर ऑफ के बाद में क्या वर्ब ऐसे आ सकती है क्या, नहीं आ सकती, ऑफ के बाद में ये वर्ब नहीं आ सकती है ऐसे, ऑफ के बाद में यहां पर आएगा सर्वाइवल, क्योंकि ये है प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद में क्या आता है, नाउन आता है। ऑफ यहां पर होता तो यहां सर्वाइविंग भी आ सकता था, सर्वाइविंग, और सर्वाइविंग होता ना वो भी कहीं हद तक नाउन ही होता, क्योंकि वो उसमें किसके गुण आ चुके होते, जेरन के गुण आ चुके होते। और किसी भी वर्ब के बाद में जब आईएनजी लग जाता है तो उसको हम वर्बल एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं, वर्बल नाउन भी बोल सकते हैं, वो वर्बल नाउन को टच करता। सर्वाइविंग होता ना यहां पर ऑफ के बाद में तो वो वर्बल नाउन की बात करता, वो थोड़ा बहुत उसमें आंशिक असर आ जाता नाउन का, लेकिन सर्वाइव जो है ना वो पूरी तरीके से क्या है, वो वर्ब है। ऑफ जो है वो प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के साथ में संबंध, प्रेपोजिशन किसका संबंध बताता है दूसरी चीजों से,
नाउन का संबंध बनाता है। तो सरवाइव जो कि वर्ब है उसको हमें नाउन बनाना है, तो सरवाइव को नाउन बनाने के लिए क्या होता है, सर्वाइवल। इसलिए यहां पर ऑफ के बाद में सर्वाइवल आएगा। तो आपके बात समझ में आ गई कि भाई किस तरीके से आपको ये लिखना होता है। अब आपको ये बात समझ में आ गई कि देखिए ये इसका मीनिंग तो पहले भी आपको समझ में आ रहा था, मीनिंग अब भी समझ में आ रहा है। मीनिंग यानी इसके भावार्थ में कहीं भी कोई फर्क नजर नहीं आया आपको, दोनों जगह पर। इसको ठीक करने से पहले भी आपके दिमाग में जो भावार्थ आया था यहां से लेके यहां तक का, वही भावार्थ इनको ठीक करने के बाद में भी आपके दिमाग में आया। लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा फर्क यह हुआ कि हमने जब इसको व्याकरण व्याकरण की दृष्टि से जब हमने इसको चेक किया तो हमने देखा कि हर जगह पर हर लाइन में कम से कम एक मिस्टेक तो है ही है, या ज्यादातर गुंजाइशें ऐसी भी थी कि एक से ज्यादा मिस्टेक आने की संभावना हो गई थी। तो यह आपने समझा आज के इस वीडियो में, बस यही मुझे आपको समझाना था। और ये जो है ना किस्से कहानियां, ये अच्छी बात है, लेकिन कई बार हम कुछ कहानियां ऐसी पढ़ते हैं या कोई हमको कहानियां समझाते हैं यूट्यूब पर या कहीं पर क्लासेस में, वो हम सिर्फ कहानियों पर हमारा ध्यान चला जाता है, हम इनको पढ़ते हैं और हमारा दिमाग सिर्फ कहानियों पर ही रहता है कि साहब कितना अच्छा आपके दिमाग में सीन क्रिएट हो रहा है, हर लाइन से आपको कोई ना कोई सीन या दृश्य निकल रहा है। लेकिन भाई वो लाइन जो होनी चाहिए ना वो करेक्ट भी होनी चाहिए, सही भी होनी चाहिए, क्योंकि हम यहां पर किसी भाषा को पढ़ रहे हैं। लैंग्वेज को जब पढ़ा जाता है ना तो उसकी हर एक लाइन में से कोई ना कोई दृश्य, कोई ना कोई सीन तो आता ही आता है। लेकिन सीन मतलब कोई ना कोई स्थिति आपके सामने बनती है। यहां पर आप जब आपने यहां से लेकर यहां तक पढ़ा तो आपके सामने कोई ना कोई दृश्य, कोई ना कोई नजारा तो बना ना। लेकिन उसके अलावा हमें यहां पर व्याकरण को भी तो देखना पड़ता है, ग्रामर को भी तो देखना पड़ता है, क्योंकि आप ये ना भूलें कि हम लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। यहां पर ये अंग्रेजी लैंग्वेज है, यहां हम सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं। सब्जेक्ट होता है ना, उसको हम एक दृष्टि से देख सकते हैं, मैथ्स को हम एक ही दृष्टि से देख सकते हैं कि भाई वो सॉल्व हो जाती है। यहां पर हमें इसको सॉल्व भी करना है और यहां पर हमें इसको सही भी देखना है। सॉल्व करने का मतलब यहां से लेकर यहां तक आपको इसका मीनिंग समझ में आ जाए, मीनिंग मतलब सॉल्व करना। लेकिन यह सही तरीके से सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ यह भी तो देखना है हमको। तो यहां पर दोहरी मार होती है। क्यों मार होती है दोहरी? क्योंकि यह भाषा है, यह विषय नहीं है। तो लोग बात क्या होता है, भाषा में सिर्फ भावार्थ देखते हैं, भावार्थ के साथ में आपको व्याकरण भी तो देखनी चाहिए। मीनिंग आप देखते हैं, ट्रांसलेशन देखते हैं, अच्छी बात है, ट्रांसलेशन और मीनिंग काम करता है, अच्छी बात है, आपके दिमाग में दृश्य पैदा करता है, अच्छी बात है। लेकिन व्हाट अबाउट ग्रामर? लेकिन उसके साथ में फिर ग्रामर का रोल क्या है? तो ये ग्रामर का मैं आपको रोल बता रहा हूं कि फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट दोनों कंसीडर करने पड़ते हैं आपको। हर जगह पर आपको ऐसे ही देखना पड़ेगा, और जब आप ऐसे देखने की आदत समझ जाते हैं, जान जाते हैं, तो आपको मजा आता है, फिर आप इंग्लिश के साथ खेलने लगते हैं। खेलने से मतलब जब आप इस वीडियो को देख चुके होंगे ना उसके बाद में भी आपको खुद से ऐसी चीजों को करने का मन मिलेगा, मन करेगा। कभी भी आप इस तरह की कोई चीज अखबार में देखेंगे, कुछ देखेंगे, आप खुद से खेलने लग जाएंगे, यानी उसके मीनिंग को भी समझने की कोशिश करेंगे जो भी कुछ लाइनें दी गई होंगी, और साथ ही साथ आप उसको व्याकरण की दृष्टि से भी देखेंगे। और जब आप ये दोनों तरीके से जब काम करते हो ना भाषा के ऊपर, कहीं भी कोई भी सेंटेंस है, कोई भी वाक्य आपको दिखे, चाहे अकेला हो चाहे बहुत सारे, यहां पर काफी सारे ग्रुप दिखे हैं वाक्य के, जब आप इस तरीके से भाषा के ऊपर काम करते हैं ना तो आप अंग्रेजी में अपने आप महारथी हो जाते हैं। कई बार आपसे गलती होती है, कई बार आप गलती कर करके आप महारथी हो जाते हैं, आप सिकंदर बन जाते हैं कुछ दिनों के बाद में, गारंटी है। और यही मैंने आपको बताया है कि घर बैठे अंग्रेजी आप ऐसे करके सीख सकते हैं। ये जो मैंने टेम्पलेट पर, थंबनेल पर जो लगाया है ना, ये गलत कोई टाइटल नहीं है, ये सिर्फ एक भूल भुलैया नहीं है। बस मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि आप अंग्रेजी को इस तरीके से सीख सकते हैं। टीचर्स नहीं सिखाते इस तरह से, माफ करना, स्कूल के हो चाहे कहीं हो, मैं उसमें उनकी गलती भी नहीं कहता। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर होता है, वो भी कहीं ना कहीं इंसान है, वो भी कहीं ना कहीं सिलेबस उन्हें पूरा करना पड़ता है। ऊपर से वो बेचारे नौकरी करते हैं कहीं, है ना, तो नौकरी में ये होता है कि भाई आपको कोर्स पूरा करना है, जल्दी करना है, कम समय, सीमित समय में करना है। मैंने भी कई इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा है, बहुत बड़े बड़े, तो वहां पर यही समस्या आती है। लेकिन यहां पर मैं आपको किसी इंस्टीट्यूट की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर मैं खुद स्वतंत्र रूप से आपको यह चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरी बात को आप अन्यथा ना लें। कोई अगर इंस्टीट्यूट से अगर कोई पढ़ाते भी हैं, आप इस मेरी बात को
बिल्कुल आप गलत नहीं साबित कर सकते हैं जो मैं आपको कह रहा हूं। प्रॉब्लम्स होती है हमारी, लेकिन अंग्रेजी को दीवाना बन के समझा जाता है, पैशनेट बन करके समझा जाता है, सीखा जाता है, और तभी उसी को ही आप बोलते हैं अच्छी अंग्रेजी, सच्ची अंग्रेजी। चलिए ठीक है, आज की वीडियो लंबी हो गई है थोड़ा सा इस संदर्भ के हिसाब से, लेकिन मेरे कहने का जो तात्पर्य है वो आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए आज के लिए इतना ही। कल आपको आपकी सेवा में फिर से एक बार आपके सामने हाजिर होता हूं, लेकिन जाने से पहले फिर से वही एक रिक्वेस्ट कि भाई मेरे चैनल को प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, प्लीज प्लीज प्लीज, ताकि मुझे ये पता पड़े कि मेरी जो काम है, मेरा काम है, वो कहीं गलत दिशा में तो नहीं जा रहा। और ये वीडियो उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं, शेयर जरूर करें उन लोगों तक जिन्हें वास्तव में अंग्रेजी सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, जिनके पास पैसे नहीं है, जो हालात से मजबूर हैं। इंग्लिश इंग्लिश के नाम पर लोगों को न जाने क्या क्या ताने सुनने पड़ते हैं, और आने वाला समय, और ये समय पूरा इंग्लिश का ही, आप समझ लीजिए इस बात को। आप अगर इंग्लिश में रखते हैं अपना व्यवहार, आपको इंग्लिश के भरोसे कई जगह नौकरियां मिल जाती हैं। आपके पास में कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास में अंग्रेजी की शक्ति है तो आप कम से कम इंडिया में तो बहुत अच्छी जगह पर हर जगह जा सकते हैं। गारंटी है इस बात की। आप अपना गुजर बसर बहुत आराम से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं आज ज्यादा भाषण नहीं दूंगा आपको, आप समझ सकते हैं, आप समझदार हैं। ठीक है, आप देश दुनिया को देखिए, घर से बाहर निकल के देखिए, आप देखिए माहौल किस चीज का चल रहा है, और आने वाले समय में ये चीजें और बढ़ेंगी, घटेंगी नहीं साहब। ठीक है, टेक केयर, आप लोग खुश रहें, आबाद रहें, मस्त रहें, फिर मिलते हैं कल। थैंक यू।